Hello all. I welcome you to the fourth session of Business Standard Analysis. We will be covering today the news of 15th of November, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I'm your faculty of General Awareness. So without wasting any further time, let's begin with our session. So this is all about the first news. फर्स्ट न्यूज होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में है. कल ही हमने बात किया था किसके बारे में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में. आपको पता होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ये ऑफिस किसके अंदर आता है? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. कल हमने बात किया था होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में. होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. किसके अंदर आता है ये ऑफिस? ये ऑफिस आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर. अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर न्यूज क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 7 महीने से कंटिन्यूअसली नेगेटिव चल रहा है. तो इन्होंने अक्टूबर मंथ का भी डेटा पब्लिश किया है. अक्टूबर मंथ का हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या था? क्या है? -0.52%. कितना है? -0.52%. और ये हमारा 3 मंथ लो फिगर है जो हमें अक्टूबर में मिला है. सितंबर मंथ में कितना था वो भी पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. सितंबर मंथ में -0.26 था. तो कितने से बड़ा है अक्टूबर में? डबल से बड़ा है. 2x होलसेल प्राइस इंडेक्स बड़ा है आपके अक्टूबर मंथ में. चलिए, अभी ये होलसेल प्राइस इंडेक्स ना किस रीजंस की वजह से बढ़ा है यार? कुछ क्या रीजंस है हमारे? केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल, बेसिक मेटल, फूड प्रोडक्ट्स, पेपर प्रोडक्ट्स, ये कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस गिरी है जिसके वजह से हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स गिरा है. इन सारे प्रोडक्ट्स की होलसेल प्राइस गिरी है जिसके वजह से हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स डिक्रीज हुआ है. होलसेल प्राइस को हम फैक्ट्री गेट प्राइसेस भी बोलते हैं. अभी एक चीज समझनी चाहिए आपको, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है. कंसिडर एन एग्जांपल कि हमारा इन्फ्लेशन है अभी 5%. कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ में हमारा इन्फ्लेशन है 5% फॉर एन एग्जांपल. अगर ये नवंबर मंथ में हमारा इन्फ्लेशन चले गया 4%, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज डिसइंफ्लेशन. ठीक है, तो डिसइंफ्लेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन बट दैट इन्फ्लेशन इज स्टिल ग्रेटर देन 0%, then that phenomena is called as disinflation. ठीक है. डिफ्लेशन मतलब क्या होता है यार? पिछले हमारे अक्टूबर मंथ में हमारा इन्फ्लेशन तो था 5%, बट अगले मंथ अगर हमारा इन्फ्लेशन 0% के नीचे चले गया है, हम उसको बोलेंगे दैट इज डिफ्लेशन. डिफ्लेशन मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जिसकी वैल्यू 0% से कम होती है, उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं. तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब. फॉर एन एग्जांपल, अक्टूबर मंथ में हमारा इन्फ्लेशन है 5%. नवंबर मंथ में हमारा इन्फ्लेशन चले गया 4%, तो उसको हम डिसइंफ्लेशन बोलेंगे. जब तक हमारा वो डिसइंफ्लेशन रहेगा, जब तक हमारा इन्फ्लेशन वैल्यू ग्रेटर देन 0% रहेगा बट लेस देन 5% रहेगा. So disinflation is nothing but the decrease in the rate of inflation, but that inflation is greater than 0%. What is deflation? Deflation is nothing but when the inflation turns out to be negative, that is less than 0, that phenomena is known as deflation. I think this is clear. Let's move to second question. इंडिया के पावर डिमांड के ऊपर बात की गई है. पावर डिमांड मतलब क्या यार? इंडिया को एक साल के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है? इंडस्ट्रीज को, हाउस होल्ड्स को कितना इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड को कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है,
दैट इज नोन एज पावर डिमांड। अगर इंडिया में हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज को मिला के अगर 100 गीगावाट लग रहा है तो 100 गीगावाट इज द इंडियाज पावर डिमांड। यूएसए में अगर इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड को पूरा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है 500 गीगावाट, तो उनका यूएसए का पावर डिमांड कितना हो गया? 500 गीगावाट। ठीक है, सो पावर डिमांड इज नथिंग बट द कंजप्शन दैट हैज बीन डन बाय द इंडस्ट्रीज एज वेल एज हाउस होल्ड्स। तो इंडिया का पावर डिमांड कितना है? 240 गीगावाट अभी रिसेंटली क्रॉस किया गया है इन द मंथ ऑफ दिस अक्टूबर। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इतना हमने डिमांड क्रॉस किया है, दैट इज 240 गीगावाट। और इनका बोलना है कि अगले साल दैट इज 2024 में हमारा हर मंथ 250 गीगावाट का पावर डिमांड रहेगा। इस मंथ में क्या देखने के लिए मिला है? सितंबर और अक्टूबर मंथ में हमें देखने के लिए मिला है 240 गीगावाट का पावर डिमांड, और ये सबसे हाईएस्ट था सिंस द इंडिपेंडेंस। अगले साल हमें कितना देखने के लिए मिलेगा? 250 गीगावाट एवरी मंथ। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जिनका नाम है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे गए थे, टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे गए थे। कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में? जो कैलिफोर्निया में है। यह सवाल डायरेक्टली वन लाइनर आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो टेस्ला के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। टेस्ला वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर है। टेस्ला कब फाउंड हुआ है? टेस्ला फाउंड हुआ है 1 जुलाई 2003 में। कहां पे फाउंड हुआ था पहले? कैलिफोर्निया, यूएसए में। बट अभी उसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है? टेक्सास, यूएसए। सीईओ कौन है टेस्ला के? दैट इज एलॉन मस्क। नेक्स्ट न्यूज है यार, जयप्रकाश एसोसिएट ना, ये एक ऐसी कंपनी है जो आजकल न्यूज में काफी ज्यादा चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जयप्रकाश एसोसिएट ने काफी ज्यादा लोन्स को डिफॉल्ट किया था तरह तरह के बैंक्स का। ठीक है, मतलब आईसीआईसीआई बैंक्स का भी कुछ लोन एनपीए हुआ है जो उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट्स को दिया था। तो अभी जयप्रकाश एसोसिएट बोलता है हमने आपका लोन डिफॉल्ट किया, आप जो है ना कुछ पैसा वापस ले लो हमारे से। तो जयप्रकाश एसोसिएट क्या करने वाला है? 189 मिलियन शेयर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स खुद के आईसीआईसीआई बैंक को देने वाला है। और ये 189 मिलियन शेयर से आईसीआईसीआई बैंक को कितने का फायदा होगा, कितने की रिकवरी करेगा आईसीआईसीआई बैंक इससे? 366 करोड़ की। कितने की? 366 करोड़ की। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया है। ठीक है, व्हाट इज मींट बाय डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट जब कोई एंटिटी अपना कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप सेल करता है, अपना कुछ हिस्सा कंपनी के अंदर सेल करता है, उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर XYZ बैंक से 2% अगर हिस्सा अपना सेल कर दिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत हो सकती है यार? गवर्नमेंट सेल करके क्या मिलेगा उसको? पैसा मिलेगा। सो एक्सो क्या कर सकती है? अपने शेयर्स को सेल कर देगी और जिसके अगेंस्ट में पैसा कमा लेगी। और क्या रीजंस हो सकते हैं कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट करने के? सपोज एन एग्जांपल, वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड अपने सब्सिडरी में से कुछ शेयर्स को बेच रहा है। तो क्यों बेच रहा होगा यार? वो सोच रहा है मैं ये शेयर्स को सेल कर दूं और जिसके ऊपर से मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। वो पैसा मैं कहां पे यूज करूंगा? मैं लोन देने में पैसा यूज करूंगा, दैट इज मेरे डेट रिपेमेंट में मैं पैसा यूज करूंगा, या फिर मैं कंपनी की एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंप्रूव करने में वो पैसा मैं खर्च करूंगा, या फिर मैं वर्किंग कैपिटल में ये पैसा लगा सकता हूं। तो तीन चीजों पे ये पैसा लगाया जाता है मोटा मोटा अगर हम देखा जाए तो। वर्किंग कैपिटल पे खर्च किया जाएगा, डेट रिपेमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, या फिर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये खर्चा
ये पैसा खर्च किया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने काफी ज्यादा लोन लिया हुआ था। वो लोन वो अभी रीपे नहीं कर पा रहे हैं बैंक्स को, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ हिस्सा हमारे कंपनी का सेल कर देंगे, और ये पैसा कहां पे यूज करेंगे, डेट रीपेमेंट के लिए यूज करेंगे और वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो कंपनी लॉस मेकिंग है अभी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। जब ये अपने कुछ शेयर्स सेल कर देगी, जब ये अपना कुछ ओनरशिप सेल कर देगी, तो जिससे मिलने वाला पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में लगाएगी, और जिसके वजह से कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट करने के लिए और अपना डेट्स को रीपेमेंट करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के किस तरह के एसेट्स डिसइन्वेस्ट करेगी, किस तरह के एसेट्स बेचेगी, क्या क्या बेचेगी, वो फोर्ज व्हील यूनिट प्लांट बेचेगी जो कि रायबरेली यूपी में है, और 22 एकड़ का लैंड बेचेगी जो कि वाइजैक सिटी में है, दैट इज इन विशाखापट्टनम। अभी ये एसेट्स को मोनेटाइज करना है, ये एसेट्स को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, ये प्रोसेस गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, ये प्रोसेस गवर्नमेंट का दीपम डिपार्टमेंट देखता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये कुछ हिस्सा सेल करने से आरआईएनएल को कितना पैसा मिलेगा, आरआईएनएल को 3000 से 4000 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा, आरआईएनएल को 3000 से 4000 करोड़ मिलेगा। आरआईएनएल का डेट कितना था, 23000 करोड़। ये 23000 करोड़ के डेट को रिड्यूस करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंदर से सेल कर रहा है। आरआईएनएल के चेयरमैन पता होना चाहिए, आरआईएनएल के चेयरमैन और एमडी आपके अतुल भट्ट। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस या फिर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट करता है, वो करता है दीपम डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। कौन से एसेट्स को सेल किया जा रहा है, ऐसे एसेट्स, ऐसा व्हील प्लांट जो रायबरेली यूपी में है, और एक जो लैंड पड़ी हुई है 22 एकड़ की जो कि वाइजैक सिटी में है। किसका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, जिसके चेयरमैन है अतुल भट्ट। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। एक लेजेंडरी पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय, इनको हम पीआरएस ओबेरॉय या फिर प्यार से बीकी भी बोलते हैं, इनको प्यार से हम बीकी भी बोलते हैं। ये कौन थे, ये सीईओ थे ओबेरॉय चेन ऑफ लग्जरी होटल्स के, ओबेरॉय चेन ऑफ लग्जरी होटल्स के। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, तो इनके बारे में पता होना जरूरी है। कल हमने पढ़ा था बीकानेर वाला के फाउंडर की डेथ हुई थी, आज हम पढ़ रहे पीआरएस ओबेरॉय की डेथ हुई थी। बीकानेर वाला के फाउंडर को हम क्या बोलते थे, प्यार से चाचा जी कह के बुलाते थे। ये ओबेरॉय चैन का प्रमोटर कौन था, प्रमोटर मतलब ये कंपनी किसने स्टार्ट की थी, तो ये कंपनी स्टार्ट की थी पीआरएस ओबेरॉय के पापा ने, जिनका नाम है मोहन सिंह ओबेरॉय, ये भी पता होना चाहिए। और पीआरएस ओबेरॉय जी को पद्म विभूषण मिला है 2008 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोदी जी स्पीच दे रहे थे। मोदी जी स्पीच कहां पे दे रहे थे, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। यह जानना जरूरी नहीं है मोदी जी ने वहां पे कौन सी चीज बोली है, वो एक चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है जो कि मैंने बोल्ड में लिख दी है। मोदी जी ने बोला कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल फोन्स का इन द एंटायर वर्ल्ड, और ये कब से हो गया हुआ है, उनकी जब से प्राइम मिनिस्टरशिप चालू हुई है तब से, ये उनका बोलना था। तो पहला कौन सा है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन इन द वर्ल्ड कौन सा है, दैट इज चाइना। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स कौन मैन्युफैक्चरर करती है, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, दैट इज एप्पल।
एप्पल का हेडक्वार्टर्स कहां पे है, उसके सीईओ कौन है, कब फाउंड हुई है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप एक बार वो देख लेना। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ये न्यूज आप एक बार पढ़ लीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। यस, चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो आपको सिचुएशन पता होगी यार, रूरल एरियाज में कैसी सिचुएशन है या फिर सेमी अर्बन एरियाज में कैसी सिचुएशन है। बहुत सारे हमारे पास छोटे 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 स्कूल्स है, जहाँ पे पहली बात तो स्टूडेंट्स नहीं है, जितनी कैपेसिटी है क्लास की उसके हिसाब से स्टूडेंट्स नहीं है, और स्टूडेंट्स है भी तो टीचर्स नहीं है या फिर प्रिंसिपल नहीं है, और ना ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो ये छोटे छोटे स्कूल्स जो है लॉस में होगी। टीचर्स और प्रिंसिपल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो अच्छी फैसिलिटीज या अच्छा एजुकेशन ये स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा होगा ये छोटे छोटे स्कूल्स में। तो इसी को मद्देनजर में रखते हुए नीति आयोग ने क्या बोला है कि ये जो छोटे 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 स्कूल्स है ना, आप ये स्कूल्स को एक बड़े स्कूल के साथ मर्ज कर दो। ये छोटे छोटे स्कूल्स को आप आपके नियर बाय एक बड़े स्कूल में आप मर्ज कर दो, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, टीचर्स भी मिलेंगे और अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे, और साथ साथ में प्रिंसिपल भी मिलेंगे। तो इसके वजह से एक स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये नीति आयोग ने कहां पे बोला था, उनके एक रिपोर्ट में बोला है। रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। तो पहली बात, ये नीति आयोग की ये रिपोर्ट है जिसका एब्रिविएशन है SATHE, पता होना चाहिए। SATHE का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो नीति आयोग बस अभी 3 स्टेट्स पे फोकस कर रहा है, 3 स्टेट्स के छोटे छोटे स्कूल्स पे फोकस कर रहा है। कौन से 3 स्कूल्स है, कौन से 3 स्टेट्स के स्कूल्स है ये? झारखंड, एमपी और उड़ीसा। झारखंड, एमपी और उड़ीसा, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर कोई XYZ एंटिटी लोअर क्वालिटी के फूड या ड्रिंक्स बेच रहा है तो इनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मतलब क्या होनी चाहिए? उनको मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिनिमम 6 मंथ्स की जेल होनी चाहिए, और उसी के साथ मिनिमम फाइन उन पे बैठना चाहिए 25,000 रुपए का। क्या क्या होना चाहिए? 6 मंथ्स की जेल होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ 25,000 का उन पे मिनिमम फाइन बैठना चाहिए। अभी क्या रेगुलेशंस है इसके लिए? अभी ये रेगुलेशंस है कि अगर कोई एंटिटी खराब फूड या फिर खराब ड्रिंक बेच रहा है, लोअर क्वालिटी का फूड या लोअर क्वालिटी का ड्रिंक भेज रहा है, उनको क्या होता है? उनको एक तो इम्प्रिजनमेंट होगा, उनको एक तो जेल होगी 6 मंथ्स का, या फिर उनको फाइन बैठ जाएगी 1,000 रुपीज की, या फिर बोथ। यहां पे डिफरेंस क्या है? अभी नए में क्या बोला गया है? एक तो 6 मंथ की जेल होनी चाहिए या फिर मिनिमम फाइन बैठनी चाहिए 25,000 रुपए की। ठीक है, दोनों भी होगी, दोनों भी होगी, एक तो जेल भी होगी और 25,000 की मिनिमम फाइन भी लगेगी, नए रेगुलेशन में बोला गया है। पुराने रेगुलेशन में क्या था? वहां पे बोल दिया एक तो जेल करवा दो उनको 6 महीने की, या फिर उनको फाइन करवा दो बस 1,000 रुपए की, या फिर दोनों भी करवा दो। तो सेकंड इसमें, नए इसमें आपको मैंडेटरी कर दिया है इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। पुराने इसमें मिनिमम 6 मंथ्स का जेल है, या फिर फाइन लगा सकते हो आप 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए का फाइन आपके पुराने इसमें है, नए इसमें आपका फाइन 25,000 का है मिनिमम रुपीस। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो पनिशमेंट दी जाती है एक्सटेंडिंग टू 6 months और विद अ फाइन एक्सटेंडिंग टू 1,000 रुपीज, ये दी जा रही है अंडर द आईपीसी सेक्शन 272। मुझे नहीं लगता है ये इंपॉर्टेंट है, बट याद रख सकते होंगे तो याद रख लीजिए। चलिए, चाइना का बिगेस्ट लेंडर कौन है यार? आईसीबीसी, दैट इज इंडसेंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, उसको हम एब्रिविएट करते हैं आईसीबीसी। तो आईसीबीसी चाइना का सबसे बड़ा बैंक है। वहां पे रिसेंटली साइबर अटैक हुआ था। तो साइबर अटैक हुआ, जिसने भी साइबर अटैक ये बैंक पे किया, तो वो हैकर्स ने बोला कि आप हमें कुछ पैसे दे दो, तो ही जाके हम आपका डेटा जो है सेफ रखेंगे, तो ही जाके हम आपका डेटा वायलेट नहीं करेंगे, उसको वायरल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना के जो आईसीबीसी बैंक था, उन्होंने रैंसम पे कर दिया ये साइबर अटैक के अगेंस्ट में। चलिए, तो चाइना का सबसे बड़ा बैंक है आईसीबीसी, ये जानना यहां पे जरूरी था। नेक्स्ट, अमेजॉन जो है अपना 2 चैनल्स को बंद कर रही है, अपने 2 बिजनेस यूनिट्स को बंद कर रही है। कौन कौन सी? एक तो लाइव स्ट्रीमिंग साइट है जिसका नाम है ट्विच, और एक उनका गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्राउन चैनल। ये सेलिब्रिटी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्राउन चैनल। तो ये दोनों के दोनों एंटिटीज, दोनों के दोनों बिजनेस यूनिट्स अमेजॉन के हैं, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? और आईबीपीएस पीओ मेंस में रिसेंटली अभी 2023 में ये इस पे सवाल आया था। आईपीओ मतलब क्या? जब कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने कंपनी को लिस्ट करवाना चाहती है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसको आप आईपीओ बोलते हो। ठीक है, जब अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करवाना चाहती है, तो उस प्रोसेस को आप आईपीओ बोलते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, XYZ इज द कंपनी। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल कोपलवार इज द कंपनी। ठीक है, राहुल कोपलवार अभी अनलिस्टेड कंपनी है। अगर उनको अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हैं स्टॉक मार्केट पे, तो आप ऐसे प्रोसेस को बोलोगे आईपीओ। तो जब पहली बार कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक होती है, लिस्टेड होती है शेयर मार्केट पे, तो उस प्रोसेस को आप आईपीओ बोलते हो। चलिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट मतलब कुछ नहीं यार, कंपनी से लेना देना है इन्वेस्टर्स के साथ। सेकेंडरी मार्केट में क्या है? सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स का और दूसरे इन्वेस्टर्स का लेना देना है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज का कुछ भी रोल नहीं होता है। सो प्राइमरी मार्केट इज ऑल रिलेटेड टू कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स एज वेल एज अदर इन्वेस्टर्स। क्लियर? प्राइमरी मार्केट कंपनी पता होना चाहिए, सेकेंडरी मार्केट कंपनी पता होना चाहिए, बट कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सेकेंडरी मार्केट में, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, सो प्राइमरी मार्केट इज ऑल अबाउट कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, सेकेंडरी मार्केट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो प्राइमरी मार्केट में क्या करती है कंपनी? अपने शेयर्स डायरेक्टली इशू करती है टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर्स को सेल करता है टू दी अदर इन्वेस्टर्स। चलिए, सो आईपीओ क्या हो गया आपका? प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है इन्वेस्टर्स को, तो ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो गया। डिविडेंड, डिविडेंड कौन देता है? कंपनी देता है। कंपनी किसको दे रही है? इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसको हम फ्यूचर पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। तो यहां पे भी क्या कर रही है कंपनी? अपने नए शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे रही है, तो उसको भी हम प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट बोलते हैं। तो राइट्स इश्यू, बोनस इश्यू, प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सारे के सारे इश्यूज कंपनी करती है। कंपनी ये सारे के सारे इश्यूज में अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचती है,
तो इसीलिए ये सारा का सारा इशू प्राइमरी मार्केट में ही होता है। ठीक है, तो आपको एक सादा सिंपल सवाल पूछ लिया था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इशू रेस्ड बाय द कंपनी इन द प्राइमरी मार्केट। तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए था वहां पे कि यार ऐसा जो भी प्रोसेस में कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को सेल करती है, दैट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबाउट। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक बार आप पढ़ लीजिए। यस, सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है यार? ये एक स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मिनिमम 500 रुपीज का और मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज का इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो राहुल को अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 500 रुपए का और मैक्सिमम करना पड़ता है 1,50,000 का इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। चलिए, तो राहुल को क्या बेनिफिट्स है यार? राहुल को यह बेनिफिट है कि हर क्वार्टर एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट होता है 7.1%, 7.2%, 7.3% और इट कुड बी एनीथिंग। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये राहुल को दिया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखना है, राहुल एक इन्वेस्टर है। अगर उसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसको मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं या फिर मैक्सिमम 1,50,000 उसको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है फॉर एवरी क्वार्टर। और ये जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पैसा राहुल को कब मिलता है? आफ्टर द एंड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। चलिए, ये कहां पे जमा होता है? राहुल के पीपीएफ अकाउंट में ही जमा होता है। तो राहुल इसको कब विड्रॉ कर सकता है? ये सारे के सारे अमाउंट को, उसके इन्वेस्टमेंट को और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट को कब वो निकाल सकता है? आफ्टर द 15 ईयर्स टेन्योर। ये एक आइडियल सिनेरियो है, बट उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स है, वो चीज हम यहां पे देखेंगे। चलिए, सो देखिए, पहली तो बात, ये 15 साल की फैसिलिटी है, पता होना चाहिए। 15 साल आपको इसमें पैसा रखना ही रखना पड़ेगा। अगर कुछ किसी इमरजेंसी के चलते अगर आपको पैसा निकालना है तो आप पैसा निकाल सकते हो, बट उस पर आपको अच्छी खासी पेनाल्टी लगेगी। तो चलिए हम एक एक पॉइंट आराम से देखते हैं। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उस पैसे पे आपको लोन भी मिलेगा। जो भी पैसा आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है उस पैसे पे आपको लोन भी मिलेगा। बट मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा आपको? मैक्सिमम 25% ही आपको लोन मिलेगा। और वो लोन आपको कितने महीनों में चुकाना पड़ता है? दैट इज 36 मंथ्स में या फिर 3 इयर्स में वो लोन्स आपको चुकाना ही चुकाना होता है। और ये जो लोन की फैसिलिटी है आप कब अवेल कर सकते हो? जब आपको, हाँ, जब आपको तीसरे फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, आपने 2 फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट कर लिया। फॉर एन एग्जांपल, राहुल ने 2020 और 21 में पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 2020-21 और 21-22। तो 2020-21 और 21-22 तो यहां पे तो 2 ही फाइनेंशियल ईयर हो गए। यहां पे राहुल अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। यहां पे राहुल लोन के अगेंस्ट में पैसा नहीं ले सकता है फ्रॉम हिज पीपीएफ। ठीक है, राहुल कब से पैसा ले सकता है? फ्रॉम द ईयर 22-23,
दैट इज थर्ड फाइनेंशियल ईयर से वो लोन ले सकता है अपने डिपॉजिट्स के ऊपर। बट कितना पैसा ले सकता है? ओनली 25% ऑफ द एंटायर अमाउंट विच ही हैज इन हिज पीपीएफ अकाउंट। चलिए, so loan facility is available from third financial year up to the sixth financial year. Withdrawable is permissible every year from seventh financial year. So आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में से कुछ भी जब तक आपका 6 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं पीपीएफ में। अकाउंट मैच्योर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स, जो हमने बात कर ली थी। After maturity, account can be extended for any number for a block of 5 years with further deposits. तो 15 साल कंप्लीट हो गए आपके पीपीएफ में, पर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करना है पीपीएफ में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है। तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 15 साल के बाद आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कितने टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 5 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा उस 15 साल के बाद। बट कैसे करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके आपका ये एक्सटेंड किया जाएगा फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। चलिए, और अकाउंट कैन बी रिटेन्ड इंडेफिनेटली विदाउट फर्दर डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी विद द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सो अगर आपके 15 साल कंप्लीट हुए तो आप क्या कर सकते हो? एक ऑप्शन है, 15 साल कंप्लीट हुए, पूरा का पूरा पीपीएफ में जो आपने पैसा डाला है वो निकाल लो और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आए वो भी निकाल दो। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। तो आपने आपका अकाउंट 15 साल के बाद बंद कर दिया, सारा का सारा पैसा निकाल के आपका इन्वेस्टमेंट और उसमें जो आपका इंटरेस्ट मिला है वो भी। एक चीज पता होनी चाहिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हो दैट इज एंटायर टैक्स फ्री। वाओ, ठीक है, पता होना चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। चलो, तो एक्सटेंड बाय 5 इयर्स विथ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन करके ये एक्सटेंड कर सकते हो। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा आपको? साल का 500 रुपए तो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करना ही करना पड़ेगा। कितने साल के अंदर? जैसे 15 साल कंप्लीट हो गए आपको 2040 में, तो 2041 तक आपको ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आप पीपीएफ में आपका टेन्योर इंक्रीज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो कितने साल में बताना होता है? 1 साल के अंदर बताना ही बताना होता है आफ्टर द 15 इयर्स मैच्योरिटी। सो 2040 में अगर मैच्योरिटी हो रही है तो 2041 तक आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपको आपका पीपीएफ अकाउंट का पैसा बढ़ाना है 5 साल से, या पीपीएफ अकाउंट को ऐसे ही शुरू रखना है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है वो 5 साल के लिए 15 साल के बाद, तो आपको फॉर्म एच फिल करके देना पड़ता है विद इन दी 1 ईयर ऑफ द मैच्योरिटी। ठीक है, सो 1 विड्रॉल पर ईयर। Withdrawal capped at 60% of the account balance at the start of the extension period. So, जैसे आपने 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, तो आप हर साल उससे कुछ ना कुछ पैसा निकाल सकते हो। पर कितने बार निकाल सकते हो वो 5 साल के टेन्योर में? एक बार हर एक फाइनेंशियल ईयर में। कितना पैसा निकाल सकते हो? 60% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। कितना? 60% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। चलो, तो अगर आपको पीपीएफ का टेन्योर बढ़ाना है 5 साल से, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 500 रुपए। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा फॉर्म एच फिल करके। कितने दिन में बताना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी। क्लियर है? चलो, सेकंड, एक्सटेंड बाय 5 इयर्स विदाउट कंट्रीब्यूशन। चलो, अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार मुझे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, मैं 5 साल के लिए मेरा पीपीएफ में जो भी पैसा है वो 5 साल के लिए और मैं गवर्नमेंट के पास रखना चाहता हूं, बट मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है अलग से, तो आप वो भी चीज कर सकते हो। तो आपको क्या फायदा मिलेगा इस पे? जो भी 15 इयर्स का जो मैच्योरिटी का लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट रहेगा वो कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेगा वो 5 साल तक। एक्सटेंडेड 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा
किस तरह का इंटरेस्ट? 15 साल के जो मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रहेगा उसके लास्ट क्वार्टर का, वो कंटिन्यूअसली आपको 5 साल तक मिलते रहेगा। चलिए, तो एक बार ये पढ़ लीजिए, यहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। If the investor does not express explicit consent to withdraw or continue with contribution within 1 year of maturity, the account gets automatically extended without contribution. Once extended using this option, one cannot ever go back to with contribution mode. ठीक है, अगर आपने 1 साल के अंदर गवर्नमेंट को बताया कि आपको 5 साल के लिए 5 साल के टेन्योर बढ़ाना है विथ इन्वेस्टमेंट, तो सही है। अगर आपने नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेन्योर रहेगा 5 साल से बढ़ जाएगा विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए, तो कॉर्पस कंटिन्यूज टू अर्न इंटरेस्ट, जो मैंने बताया है। किस तरह का इंटरेस्ट मिलेगा? 15 साल के जो मैच्योरिटी का लास्ट क्वार्टर रहेगा वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। चलिए, इसमें भी आपको 1 विड्रॉल पर फाइनेंशियल ईयर इज अलाउड, कैन विड्रॉ इवन द फुल अमाउंट। तो यहां पे क्या फायदा हो रहा है? विदाउट कंट्रीब्यूशन में आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बट कंट्रीब्यूशन वाले में क्या हो रहा था? आप बस 60% ही पैसा विड्रॉ कर सकते थे। आई होप पीपीएफ के बारे में आपको हर एक चीज समझ में आई है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलती है, वेदर इट बी अ पीएफआईडी एग्जामिनेशन और दी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो, आराम से सुनिए, बार बार सुनिए। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत लगती है आज के वीडियो सेशन में, आज के लेक्चर में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको सेशन कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आपको मेरे साथ जुड़ना बेहद अनिवार्य है ताकि आपको कंटिन्यूअसली अपडेट्स मिलते रहे मेरे लेक्चर के बारे में, मेरे ब्लॉग्स के बारे में, मेरे शॉर्ट वीडियोस के बारे में। तो इसके लिए आपको मेरे साथ लिंक्डइन और टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। So be happier, do better, and hope you like this session. Kindly let me know in the comments. Thank you so much.